सर, छांगुर तो छांगुर छांगुर जैसे कितने गैंग काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसकी एक और बानगी बरेली में देखने को मिल रही है सर। वहां पर भी बड़े अजीबोगरीब तरीके से शारीरिक तौर पर जो अक्षम लोग हैं उनका धर्मांतरण किया जा रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अभी तो हम लोग छांगुर की ही चर्चा कर रहे थे। अब बरेली का भी एक ऐसा ही धर्मांतरण गिरोह आया है, जहां छांगुर भारत के 579 जनपदों में 10 राज्यों में क्रियाशील था, 500 करोड़ का वारा नारा किया, 40 बार विदेश गया। वहीं पर ये जो गिरोह है, इसकी मौजूदगी 13 राज्यों में है। इनके 4 सदस्य जिनका नाम का खुलासा हुआ है, अब्दुल मजीद ये मदरसा चलाता है, सलमान आरिफ और फहीम, और एक इसमें नाई है और एक इसमें दर्जी है। फहीम जो है वो दर्जी, ये नाई का काम करता है। और अगर आप इनको देखें, सलमान जो है वो बार्बर है। तो सलमान और फहीम, इनका तो ट्रेड मालूम पड़ गया। और एक साहब जो हैं अब्दुल मजीद, ये चलाता है मदरसा। अब आप समझेंगे तो भाई छोटे मोटे काम करते, वाकई छोटे मोटे काम करते, कोई बहुत ज्यादा शिक्षा भी नहीं है, लेकिन अपने एक मतलब भर को ये जो कुंसित इनका माइंडसेट है, उसने पर्याप्त इनकी जानकारी है। आप अगर ये देखें कि इसके पास, एक आदमी के पास 12 अकाउंट्स, 12 अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन 8 महीने में हुए हैं 2000। तो 2000 ट्रांजैक्शन का मतलब, तो इतना तो ट्रांजैक्शन औसत नहीं होता है। अब्दुल मजीद के 2000 ट्रांजैक्शन 8 महीने के। अब 13 लाख का वारा न्यारा है। तो 13 लाख का वारा न्यारा, आखिर आप कौन सी ऐसी कमाई कर रहे हैं कि आपका व्यापार है, या आप किसी मल्टीनेशनल के आप एजेंट हैं, क्या हैं? तो ये चीजें अविश्वसनीय। जाहिर है कि ये धर्मांतरण का पैसा जो आ रहा है 13 राज्यों में जो आप चला रहे हैं, और इनका बड़ा शातिर दिमाग काम करता था। छांगुर तो खैर जाता था बाहर, वहां से धन लाता था, कन्वर्ट करता था, प्रॉपर्टी खरीदता था। इनके यहां जो साहित्य मिला है वो पीएफआई का साहित्य, डॉक्टर जाकिर नायक का साहित्य मिला है। और जिनको ये टारगेट करते थे, कैसे करते थे? हनी ट्रैप करके, दूसरे तरीके से था कि पैसा दे करके, उधार दे करके, ब्रेन वॉश करके, और कैसे ये अपने तरीके से जो मोह पाश में फंसाते थे कि जो डिप्रेस्ड है, डाइवोर्स्ड हैं, सिंगल हैं, उनको कहते कि हम तुम्हारी शादी करा देंगे, नौकरी दिला देंगे। इस तरीके के मोह पाश में इनको फंसाते थे। और इन्होंने बड़ा शातिर दिमाग अपना काम किया कि बरेली का एक लड़का था, उसको ब्रेन वॉश किया। उस लड़के का नाम था ब्रिजपाल, सुभाष नगर का रहने वाला। उसको ब्रेन वॉश करा करके उसकी शादी कराई एक मुसलमान लड़की से। आप समझ सकते हैं, शादी कराना कोई आसान काम तो है नहीं। आदमी अपने बच्चों की तो शादी करा नहीं पाता आसानी से। इन्होंने इनकी शादी ब्रिजपाल की एक मुस्लिम लड़की से कराई। तो दोनों को प्राप्त करना, दोनों को राजी करके शादी कराना, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, अभूतपूर्व घटना है, बड़ी कठिन घटना है। और ये इनके माइंड गेम खेलने वालों की और मनोवैज्ञानिक तौर तरीकों का स्पष्ट प्रमाण है। जब बात यही नहीं खत्म हो जाती, ब्रिजपाल की बहन को भी वर्गला करके इन्होंने एक मुसलमान लड़के से शादी कराई और धर्मांतरण कराया। तो 2 बातें हो गई। जब बेटी और बेटा दोनों ने धर्मांतरण किया और दूसरे धर्म में शादी की, तो मां भी जो है उसने धर्मांतरण कर लिया। आप समझ रही हैं? मां, बेटा और बेटी, बेटे बेटी ने दूसरे संप्रदाय में शादी तक की। अब इनकी जो तौर तरीके हैं, मैंने कहा ना, डाइवोर्स्ड हो, बेरोजगार हो, अवसादग्रस्त हो, सिंगल हो, नौकरी न मिल रही हो, तो जाकिर नायक का साहित्य, ये उलझुल साहित्य जो इनको ऑनलाइन मिल जाता है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो ऑनलाइन पे कूड़ा करकट काफी भरा पड़ा है कि इनकी श्रेष्ठता क्या है और ये कैसे विश्व की तमाम समस्याओं का समाधान इनके पास है। तमाम समस्याओं का अगर समाधान होता तो तुम्हारे जो पिटे हुए राष्ट्र हैं पाकिस्तान वगैरह, वहां भी तो कुछ भला होता। वहां तो कोई भला हुआ नहीं, तो आखिर दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही हैं? अरे यही बात समाप्त नहीं होती है। एक और लड़का है प्रभात उपाध्याय, जिसको बताते हैं कि बड़ा हाईली क्वालिफाइड लड़का है, लेकिन दिव्यांग है, आंख नहीं है उसकी। उसको इन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की और मदरसे में ले जाकर के खतना कराने की कोशिश की। समझ रही हैं आप? ये कितनी कुंसित और घिनौनी हरकत इन्होंने करने की कोशिश की प्रभात उपाध्याय के साथ। तो उसकी मां अखिलेश कुमारी ने जाकर के थाना महुआ खेड़ा में एफआईआर की। ये पकड़े गए, इनकी खातिर तवाज़ो थोड़ी हुई, तो ये गेम प्लान सामने आया। जब गेम प्लान सामने आया
तो इसके बाद मालूम पड़ा कि सलमान टेलर और उनकी बाद जो इन लोगों ने, उनकी पत्नी ने जो पैसा वैसा इकट्ठा किया था, फहीम बारबर, इन तमाम लोगों से पूछताछ की गई। लेकिन ये आप समझ सकती हैं कि प्रभात उपाध्याय का जो प्रकरण था, अगर मां ने शिकायत न की होती तो प्रभात उपाध्याय का भी चैप्टर क्लोज हो जाता। भारत के 13 राज्यों में अगर इनका संपर्क सूत्र है और इनके पास से जो साहित्य बरामद हुआ है, अगर आप इस पर गौर करें तो ये पूरा साहित्य जाकिर नायक का है, आपत्तिजनक सामग्री है और इनके संबंध पीएफआई और आईएसआई से होने की प्रबल संभावना है। तो अब सवाल ये उठता है कि गजवाए हिंद का एक नमूना आपने देखा उतरौला बलरामपुर में और दूसरी मिसाल आपने बरेली में देखी। यहां तो मालूम पड़ रहा है कि जहां कुरेदो वहीं पर सांप बैठा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जो मुकदमे लिखे गए हैं वो तो खैर ठीक ठाक लिखे गए हैं और उसमें न्याय संहिता की धारा सेक्शन 3 और 5(1) यूपी अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजियस एक्ट 2021 इसके अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया है। अब अंजू जी, बात यही समाप्त नहीं हो जाती कि आपने गिरफ्तार कर लिया, प्रेस रिलीज दे दिया, इनकी छोटी मोटी संपत्ति बरामद कर ली, छांगुर की भी चलिए 13 ईडी ने बरामद कर ली, 500 करोड़ का हिसाब। लेकिन अगर आप पहले हम वहां जाएं, उतरौला जाएं, बलरामपुर में, अभी जो इनकी कमर तोड़ना चाहिए था, अभी इनकी कमर टूटी नहीं है, सांप अभी अधमरा है, तो बलरामपुर वाला भी और बरेली वाला भी। अब अधमरा क्यों है उसको मैं बताता हूं। अगर आप इनको पूरा सत्यानाश करना चाहती, मैं ये जानना चाहूंगा कि अब तक इनके ऊपर रासुका क्यों नहीं लगी है। ईडी ने तो 13 संपत्तियां बरामद की है, लेकिन उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत जो बाकी संपत्तियां हैं वो भी बरामद हो सकती हैं, क्योंकि ईडी बरामद करेगी केवल वही उन्हीं को जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की परिधि में आती हैं। ईडी केवल उनको देखेगी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट की कोई संपत्ति, न उसमें 1 करोड़ का प्रतिबंध है, न उसमें यह प्रतिबंध है कि ये केवल मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन के काम में इस्तेमाल हुआ है। तो गैंगस्टर एक्ट की जो उसका जो स्कोप है वो आपका इससे कहीं ज्यादा है पीएमएलए से। तो ईडी ने उतना काम कर दिया, प्रेस रिलीज दे दिया, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से पूछना चाहूंगा कि जो बाकी संपत्ति है, आपने तो अभी 200 करोड़ का या 250 करोड़ का हिसाब दिया, बाकी 150 और 200 करोड़ का हिसाब कब आएगा? बाकी संपत्तियों का क्या होगा? उस थाना अध्यक्ष का जिसने इकोना में 10 करोड़ की संपत्ति ली, उसकी संपत्ति कब कुर्क होगी? जिन अधिकारियों ने नूरा कुश्ती करके छांगुर को छांगुर बनाया, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट, रासुका और उनका डिसमिसल कब तक होगा? अभी तक हम लोग अंजू जी बात कर रहे हैं कि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। मैं ये जानना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अरविंद सिंह की आख्या जो 150 पन्ने की थी सार गर्भित, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? या तो अगर अनर्गल रिपोर्ट है तो अरविंद सिंह जी के ऊपर कार्रवाई कीजिए, और अगर उनकी रिपोर्ट पे कोई तथ्य हो तो उनके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरी श्रृंखला, जिस थाना अध्यक्ष ने करोड़ों की जमीन ली, जिन लोगों ने इसकी मदद की, क्या अनुच्छेद 311 संविधान के अंतर्गत ऐसे अधिकारी सेवा मुक्त नहीं होने चाहिए, बर्खास्त नहीं होने चाहिए? बलरामपुर प्रदेश और देश कुर्बानी मांग रहा है। इस तरीके के लोग जिन्होंने पीठ में खंजर भोंका है भारत के, सनातन के, उनके प्रति कैसी उदारता? अगर उनके प्रति आप उदारता दिखा रहे हैं तो अपने बच्चों का भविष्य और उनकी मुस्कुराहट छीन रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। जैसे आपने भी कहा ना कि जहां खुदाई करो वहां पर इस तरह के लोग मिल रहे हैं, तो ये शासन प्रशासन या राजनीतिक संरक्षण के बिना तो संभव ही नहीं है। अगर 13 राज्यों में ये बरेली वाला गैंग फैला हुआ है, छांगुर 10 राज्यों में फैला हुआ है, करोड़ों की संपत्तियां आ रही, करोड़ों की फंडिंग आ रही है, बेहिसाब ट्रांजैक्शंस हो रहे खातों में, तो सर ये कहीं ना कहीं तो इसके तार उन लोगों तक पहुंचते हैं, उन पुलिस अधिकारियों तक पहुंचते हैं जो इनको संरक्षण दे रहे हैं, जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सही निष्कर्ष, बिना सपोर्ट सिस्टम के, बिना संरक्षण के छांगुर बन नहीं सकता था, बरेली का गिरोह चल नहीं सकता था। अगर ये चले हैं, इन्होंने उड़ान भरी है, इसके पूरे पीछे एक बहुत ही निकृष्ट किस्म का भ्रष्टाचार, जिसको मैं कहता हूं कि राष्ट्र विरोधी मैं कहूंगा, देशद्रोही कहूंगा। अब आज मैं कोई शब्द रोकूंगा नहीं,
क्योंकि हम लोग 2-3 इसके बारे में चर्चाएं कर चुके हैं और मैं चाहूंगा और इसको टैग करूंगा मैं आपके इस प्रोग्राम को, योगी जी महाराज को और सरकार को, कदाचित ये बातें वहां पहुंचेंगी तो कार्रवाई होगी। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम किस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि 4 छांगुर और निकल आए, बरेली ऐसे मजीद 4 और निकल आए? बल्कि मैं तो यहां कहूंगा संस्कृति, क्योंकि अब ये महामारी, ये कोरोना की तरह या महामारी की तरह अगर इसका प्रागट्य हुआ है तो जैसे महामारी में आप इलाज करती हैं, एक उच्च स्तरीय एक समिति का गठन करें, धर्मांतरण विरोध समिति, और उसमें विशेषज्ञ हो, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हो, क्रियाशीलता हो, और अब ऐसा नहीं आक्रामक हो करके इनके ऊपर कार्रवाई हो। अभी सूचना संकलन किया जाए, कार्रवाई हो, और डे टू डे बेसिस पे जैसे आज होता था कि आज इतने संक्रमण के केस पकड़े गए, इतने ठीक हुए, इतने का निस्तारण हुआ, डे टू डे बेसिस पे आपको ये कहना होगा इतने जनपदों में इतने लोग प्रकाश में आए, इतनी संपत्ति आपने कुर्क की, इतने लोग जेल में गए, इतने लोग मुठभेड़ में मारे गए। और ये स्पष्ट होना चाहिए, जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर, भले ही आपका सादुल्ला नगर थाना, चाहे आपका बलरामपुर का हो, उतरौला का, या आपकी अन्य जमीनें जो इन्होंने कब्जे की हैं, उसके बारे में, बरामदगी के बारे में हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये मान के चलिए कि बाढ़ का पानी हमारी नाक तक आ चुका है, थोड़ी सी देर और है जब तबाही आ जाएगी।